ब्रायरियन प्रणाम। इस ब्रायरियन राउंड टेबल इस प्रोग्राम के इस द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हेमंत बेडेकर। ही इज़ चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र चैप्टर ऑफ बाम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर, बाम्बू में जो एक महारत हासिल किए हुए हैं, जिन्होंने कई सारे लेख लिखे हैं, कई सारे विषयों पर इनका अध्ययन हुआ है और बाम्बू से संबंधित कई सारे किसानों को, कई सारे लोगों को इन्होंने प्रेरित किया है, मार्गदर्शन किया है। सर, इसके पहले कि आज के इस कार्यक्रम को, आपके लेक्चर को शुरू करें, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि बाम्बू ये विषय आपको किस तरह से प्रोत्साहित करता रहा कि आप इस विषय में कुछ करें, और इस विषय को लेकर आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? आप बाम्बू इस विषय से किस तरह से जुड़े हैं? ये एक अहम सवाल है जो हम सभी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से बाम्बू इस विषय से जुड़े हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपने किस तरह से बाम्बू इस विषय को लेकर अपना योगदान दिया है। सर। या एक्चुअली क्या हो गया है, बाम्बू इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पर्सन लाइक मी हु इज ओरिजिनली बिलोंगिंग फ्रॉम कोंकण रीजन, दैट इज चिपलून. My father was a teacher, but he was a great bamboo lover. He died so early when I was in 10th standard. But at the same time, he inspired me for the bamboo work. Later on, I opted for my botanical studies. I did my MSc from Pune University. And for the whole botanical career, I studied bamboo as a grass. But I was not able to concentrate on it due to my domestic problems and all that. Later on, wherever I wandered in Maharashtra as outside Maharashtra, मैंने तो सभी जगह बांस जिधर जिधर मिला उधर उधर मैंने उसका ऑब्जर्वेशन करना चालू कर दिया. बॉटनी की पढ़ाई होने की वजह से, वनस्पति शास्त्र की पढ़ाई होने की वजह से ऐसा होता रहा कि मैं थोड़ा थोड़ा डीपर चलता रहा. तब इंटरनेट नहीं था, तब कंप्यूटर्स नहीं थे. जो कुछ मिलता था वो जो बुक्स मिलेंगे वही था, और बाम्बू के ऊपर कुछ लेख या कुछ बुक्स बहुत कम थे. लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आगे चलते चलते 87 में मैं जब रिलायंस में नौकरी करना चालू कर दिया, तो उसी समय मेरे टेबल पर कंप्यूटर और इंटरनेट आ गया. और तब से इट वाज अ टोटल ड्रास्टिक चेंज इन माय लाइफ. बिकॉज उस समय हुआ क्या कि जब जैसे इंटरनेट मिल गया, वैसे मैंने सोचना और उसका संदर्भ लेना और उसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठा करने का काम चालू कर दिया. और ये जैसा पैंडोरास बॉक्स होता है वैसा हो गया, और मेरे सामने इतना भंडार खुल गया कि मैं एक करके दुनिया भर बाम्बू किधर है, क्या है, महाराष्ट्र में किधर है, भारत भर में किधर है, ये सब कुछ खोजता चला गया. उसमें मेरे कई साल गए, 5-6 साल में मैंने ये सब कुछ ढूंढ लिया. और उसके बाद में मैंने सोचना चालू कर दिया. मैं तो काम करता था कोकण बेल्ट में ही, बिकॉज आई वॉज इन पातालगंगा विच इज इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एंड बाद में मैं बंबई में था. तो दोनों टाइम हम कोंकण में ही थे. तो कोंकण में होने की वजह से और थोड़ा सा अवसर ज्यादा मिला, लगाने का भी अवसर मिला. रिलायंस में मैंने कई जगह बाम्बू लगाया भी, और वो लगाते समय सीखते गया. और अल्टीमेटली आई डिसाइडेड दैट आई शुड वर्क ऑन बाम्बूज इन सह्याद्री. और उसके बाद में मैंने चालू कर दिया. जैसे रिटायर्ड हो गया 2007 साल में, तो उसके बाद में मेरा मिशन हो गया कि रिमेनिंग लाइफ मिशन इज बाम्बू एंड बाम्बू. लेकिन ये बाम्बू में भी थोड़ी और एक चीज थी कि बाम्बू करना क्या है. बाम्बू तो है, बहुत है बाम्बू लगाना चाहिए. कैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर के लेख और बुक्स अवेलेबल है, इंडियन है.
कई लोगों ने इसमें काम भी किया है, लेकिन ये सारा होते वक्त जो बाम्बू बाहर के देशों में जो यूज होता है वो और अपना इसमें फर्क है। पहले क्या हो गया कि चीन में बहुत सारा बाम्बू है, लेकिन मैंने जब पढ़ना चालू कर दिया तो ध्यान में आ गया यार इंडिया में, भारत में बाम्बू के अंडर आने वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द एरिया, बट देयर यील्ड्स आर मोर देन अस। और उसमें भी एक छोटा सा एनजी काउंटी करके जो पार्ट है, जो लिनियान करके जो उनका जो प्रोविंस है, उसमें छोटा एनजी काउंटी है, जैसे अपना एक तालुका होता है वैसे, लेकिन वो एनजी काउंटी आज दुनिया भर में बाम्बू का जिसको भंडार बोलते हैं वो सबसे ज्यादा भंडार है। तो वो सब सोचना चालू कर दिया और होते 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 मैंने कोंकण का क्लाइमेट, कोंकण का जमीन, कोंकण के सब कुछ जो ज्योग्राफिकल, फिजिकल, एनवायरमेंटल सब कुछ सोचना चालू कर दिया और उसी समय में एनजी के बारे में भी सोचता रहा और दोनों जब साथ साथ रखा तो ध्यान में आ गया ओनली डिफरेंस इज वन इज इन ट्रॉपिकल कंट्री एंड वन इज इन ट्रॉपिकल एरिया एंड वन इज इन टेम्परेट एरिया। सो मेरे मन में सीधा आता जा कि क्यों ऐसा एनजी में क्या हो गया कि जितना इतना बढ़ गया और हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो 2015 में मुझे इनबार की वजह से एक संधि मिली, एक अपॉर्चुनिटी मिली। सो आई ट्रेवल्ड इन चाइना विथ इन फॉर द बाम्बू वर्कशॉप इन Linian and Anji County on behalf of Inbar and their Ministry of Ministry of Forestry and Science। तो उस समय पता चला कि उनका और अपना देखने की स्टाइल ही अलग है। हम उसकी तरफ, बाम्बू की तरफ देखते हैं सिर्फ बाम्बू करके, और वो देखते हैं बाम्बू एज एन इंडस्ट्रियल क्रॉप। सो इंडस्ट्रियल क्रॉप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ बाम्बू। और उसकी वजह से मेरा सभी का ध्यान, एक्चुअली ए मैन ऑफ बॉटनी एंड मैन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बाम्बू, बट नाउ आई एम स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम फॉर द बाम्बू इंडस्ट्री डेवलपमेंट। And unless and until we will not go for the sustainable development of bamboo or sustainable utilization of bamboo for our industrial growth, we will not be able to give justice to bamboo. And that's why I started working on bamboo for last 30 years. And now I am in position of what you have suggested, that in Bamboo Society of India as a chairman of Maharashtra chapter. Now I am wandering here and there to several places, meeting several people like say Rotary Alliance and so many others. At the same time, various chambers of commerce, various entrepreneurs, and suggesting them, various bankers, and suggesting them that look, bamboo is the future of India, so one has to concentrate on it, and it is giving me some good results also. I think I have given you right answer. It's a very very interesting and exciting story, sir. It's really a motivation for the new generation like us to think beyond and think more logically, practically. आपका योगदान यकीनन हम नए पीढ़ी को प्रेरणादायी भी है तथा इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु उत्साहित भी करता है। हम आगे बढ़ना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में। इस बायरियन राउंड टेबल ये इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें अलग अलग वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है और एक लेक्चर सीरीज़ इसमें कंडक्ट की जाती है। लेक्चर सीरीज़ कंडक्ट होने के बाद, लेक्चर सीरीज़ के बाद यहाँ पर उन सभी वक्ताओं को, सभी एक्सपर्ट्स को एक साथ लेकर एक राउंड टेबल डिस्कशन भी होता है, जिसे बाद में एक एनुअल कॉम्पेडियम के स्वरूप में प्रकाशित भी किया जाता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आपको, आप अपने इस लेक्चर के लिए और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें इस क्षेत्र से बाम्बू कल्टीवेशन और इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो संबंध है, इसका जो रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इस विषय से अवगत कराए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिन से कि वे कृपया पीपीटी आगे चलाए। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय डॉक्टर बेडेकर सर से
कि वे कृपया अपने लेक्चर के लिए शुरुआत करें। सर, ओवर टू यू। Thank you. Today's topic is bamboo cultivation for sustainable living. Whenever we talk about sustainable, मन में हमेशा आता है कि क्या है सस्टेनेबल, क्या चीज होती है, किसको सस्टेनेबल बोलेंगे। और जब मैंने ये सोचना चालू कर दिया, बहुत सारी बुक्स रेफर किए, बहुत सारे लेक्चर्स को रेफर किया, और होते 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 जैसे जैसे आपको आई एम वर्किंग ऑन दिस सस्टेनेबिलिटी ऑफ बाम्बू फॉर लास्ट नाउ 7-8 इयर्स, तो पहले मन में आ गया कि क्या है भाई सस्टेनेबिलिटी की व्याख्या क्या होती है, क्या होता है सस्टेनेबल। तो इसके लिए जो सस्टेनेबल जो वर्ड आया वो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली 1987 में हुई, उसका जो प्रोसीडिंग्स है उसमें 43 पेज नंबर पर इसकी डेफिनेशन दिया है। और वो डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। यानी क्या होता है, मतलब कि ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि जो आज की तारीख में जो अपने को लगता है, जो अपने को चाहिए वो भी देगा, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? जो कुछ हम करेंगे उससे फ्यूचर डेवलपमेंट है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ बाधा न आए, उनकी नीड्स पर कुछ असर न पड़े। और ऐसे ही होते होते हम जब काम करेंगे तो उसको सस्टेनेबिलिटी बोलेंगे। यानी हिंदी में या संस्कृत में जो वर्ड है वो सिंपल वर्ड है, इसका डेफिनेशन उसमें सब कुछ आता है। ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जो निरंतर चलनी चाहिए, जो कंटिन्यूअसली चलनी चाहिए, कि जो अगली पीढ़ी में और उसकी अगली पीढ़ी में और उसकी अगली पीढ़ी में किसी को भी बाधा न आए। ऐसी तरह से ये होना चाहिए। और इसके पीछे भी जरा थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो हुआ, जिसकी वजह से ये सब कुछ यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ और उसके असेंबली में सस्टेनेबिलिटी का इशू आ गया। और इसमें ये पता चला कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। वो सोशल थे, इकोनॉमिकल थे, दुनिया भर के सभी टाइप के एनवायरनमेंट के थे। सो मेनी क्वेश्चंस आर क्रिएटेड बाय दिस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशंस की असेंबली जब से काम करना चालू कर दिया, तो उसके बाद में 1987 में ये पता चला कि अपने को इसके ऊपर काम करना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट होते समय किसी भी हालत में अपनी जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो इकोलॉजी है, अपनी जो धरा है और अपना जो पर्यावरण है, उसको कुछ भी किसी भी हालत में धक्का न पहुंचे, उसको किसी भी हालत में कुछ चोट न पहुंचे। और इसकी वजह से ये सब कुछ चालू हो गया। और 1982 में जो रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील की राजधानी है, वहाँ एक अर्थ समिट हुआ। उसमें एजेंडा आया कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में आगे क्या सोचें। तो उस समय उन्होंने गाइडलाइंस दे दी है और उसमें 17 गोल सब लोगों के साथ, सभी देशों के साथ बैठ के फिक्स कर दिए। और ये जो गोल थे वो 17 गोल्स उन्होंने फिट किए। और ये 17 गोल आजकल की तारीख में सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए एक के हिसाब से सब देश आजकल काम करते हैं। एवरी अल्टरनेट ईयर और एवरी ईयर किधर ना किधर ये एनवायरनमेंट और इसके बारे में अनेक समिट होते हैं। उसमें सभी जगह ये एनवायरनमेंट, ये जो सस्टेनेबल गोल्स है, ये सस्टेनेबल गोल हम कैसे पूर्तता करते हैं उसके बारे में सोचा जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन अपने को ये सस्टेनेबिलिटी गोल में शामिल हो सकता है, कौन से टाइप का ये सस्टेनेबिलिटी गोल जो है वो अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चालू हो जाती है। मेरा स्लाइड चेंज करना चाहिए था, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो होते होते ऐसा हो गया कि ये जो इसमें जो लिखा है
without compromising the ability of future generations to meet their own needs. इसमें किधर भी एनवायरमेंट, ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, ये जो वर्ड है, ये वर्ड उसके टाइटल में या उसके डेफिनेशन में आया नहीं, लेकिन हम जब लोग सभी रहते हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हमें एक कांच के बाउल में बैठे हैं और सभी हमारा कवर है और हम अंदर बैठे हैं, बाहर से कुछ लेना देना नहीं है। हम छोटी सी या मोटी सी कौन सी भी चीज करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पर असर होता है, इट इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। और आजकल क्या हो गया है, एवरीथिंग अपने को क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारा पता चल गया है। ये क्लाइमेट चेंज क्या हो गया है, लास्ट 40 years or 50 years after 70 years after the independence we have experienced। और मैंने भी मेरे बचपन में जो देखा है वो देखा हुआ रेन्स, वो देखा हुआ समर, वो देखा हुआ विंटर, वो देखा हुआ फूल फल, सब कुछ एग्रीकल्चर और other environmental things, whatever I have seen in my childhood is not available today for my next generation. So that's why it is very much important that our next generation should not get disturbed due to our developmental goals or our development, and hence all these sustainable goals are created. Hence environment is very much important. Unless and until we will not take care of the environment will not take care of us. So we have to think on that. It's ये जो इसमें भी ऐसी चीज हो गई, there are two separate groups after the Second World War, developing countries and developed countries. Developed countries चुने गुने developed countries थी और उनका राज सभी जगह चलता रहा और उन्होंने अपने हाथ में, अपनी मिट्टी में सब कुछ अपने हाथ में रखा। जैसा अभी हमने देखा कई दिन पहले कि कोविड का वैक्सीन तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो जो आता है अमेरिका से, वो अमेरिका ने बोला नहीं देगा हम लोग। ये जो चीजें हैं, या आप सब लोगों को याद आता होगा क्रायोजेनिक इंजन करके अपना जो प्रॉब्लम हो गया था, अपना जो नासा का अपना जो इसरो है या इसरो की जो डेवलपमेंट हो रही थी, उसके जो सैटेलाइट हो रहे थे उसमें क्रायोजेनिक इंजन की जो जरूरत थी और उसका फ्यूल की जरूरत थी, वो लोगों ने बोल दिया दुनिया भर में कि नहीं हम नहीं देंगे, क्योंकि उनको डर लगा कि कंपटीशन में इंडिया ऊपर आ गया। इसकी वजह से हमें अपने ऊपर ही निर्भर होना मांगता है। तो सेम वे वी हैव टू हैव द आवर ओन डेवलपमेंट गोल्स, एंड व्हेनेवर वी आर थिंकिंग अबाउट द डेवलपमेंट वी आर ऑलवेज थिंकिंग बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओनली। नेक्स्ट प्लीज। ये जो गोल्स है इसमें कौन कौन से गोल, ये सस्टेनेबल गोल्स है जो अपने को बांबू के हिसाब से काम करते हैं। डायरेक्टली आई एम जंपिंग ऑन बांबू डेवलपमेंट बिकॉज इफ आई विल गो फॉर 17 गोल्स इट विल टेक हाफ एन आवर, सो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट दैट टाइम। उसमें से जो पहला जो गोल है दैट इज नो पॉवर्टी और पॉवर्टी रिडक्शन और पॉवर्टी एलिवेशन। ये जो पॉवर्टी की चीज है, गरीबी हटाओ, ये हमारे देश में बहुत साल स्लोगन रहा, कई इलेक्शन जीते गए, कई इलेक्शंस हारे गए। ये जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी किसकी वजह से आई? तो पॉवर्टी आई हमारे यहाँ जो पहले जो सिस्टम थी वो सिस्टम चेंज हो गई और लोगों के पूरे लोगों के यहाँ अपना जो पॉवर्टी बेसलाइन जो हो गया, वो बेसलाइन इतना नीचे तक गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे गए और उसकी वजह से ही हमें डेवलपिंग कंट्रीज बोला गया था और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोला गया था। डेवलपिंग कंट्रीज भी नहीं, अंडर डेवलप्ड, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है। इसकी वजह से ये सब कुछ होता रहा। तो ये सब कुछ होने के लिए अपना जो पॉवर्टी बेस लाइन है वो ऊपर उठनी चाहिए। वो जो लोग पॉवर्टी लाइन के अंदर है, नीचे है, उनको क्या होना चाहिए? तो पहली चीज है सिंपल थिंग that they should get the jobs, that is employment generation का ये पहला गोल है। नो पॉवर्टी और पॉवर्टी रिडक्शन, ये किससे होगा? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से होगा। इसीलिए चीप एंड इजी कल्टीवेशन बांबू का है उसकी, और ऐसी चीजें चाहिए कि जो चीप और इजी कल्टीवेशन देगी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग बिटवीन 3 to 7 years है बांबू का, इसीलिए वो अच्छा है, इसीलिए वो जल्दी अपने को
और कंटिन्यूअसली लोगों को पावर ये देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा। और so many things are there. Over 8 million people currently employed in China and largest national market alone. But at the same time, Indian scenario is also much, even more employment is possible in Indian general conditions. So that we have to think, and for giving this, for the achieving the sustainable goal number 1, that is no poverty or poverty reduction, we have to think on to such a crop or such a type of the industry which will give the maximum amount or maximum numbers of the employment, and bamboo has is one of such industries which will provide this kind of the employment generation. Second is अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके बारे में तो थोड़ा सा आगे भी बोला जाएगा, लेकिन ये जो बायोमास है, ये जो बायोमास है, ये बायोमास हमें अपने को ऐसी तरह से यूज होना चाहिए कि जिसकी वजह से आज जो हम जमीन से जो कोल निकालते हैं वो निकलना कम से कम हो जाए या बंद हो जाए, और हमारी जो धरोहर है उसका जो भंडार है वो भंडार कम से कम यूज करते हुए आज जो हमारे हाथ में चीज है उसका ही यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और उसके लिए भी बाम्बू अपने को बहुत सारी मदद करेगा। उसका जो बायोमास है, ये बायोमास इसमें स्मोकलेस चारकोल बनेगा, गैस बनेगा, बायो सीएनजी दैट इज, और अदरवाइज इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, और डायरेक्टली दे कैन यूज एज फ्यूल वुड for the day-to-day kitchenware. So one has to think on that. So ये जो affordability and clean energy बनाना है, इसके लिए बाम्बू भी बहुत सारा उपयुक्त ऐसा मटेरियल है। एक सीधी बात है कि ample biomass produced by the bamboo industry or crushing bamboo has the potential to provide the raw material for thermal power plants as well as various cement plants, or wherever huge quantity of coal is required, that can be replaced by this biomass or converted biomass from bamboo or any agricultural biomass that way. This will save the coal reserves and problem of fly ash will be minimized. Why I have put this last word, problem of fly ash will be minimized. If you will go for the coal, it produces almost around 38% of the amount of the coal. Say 100 kg coal we have taken, then 38% of the amount, or say 38 kilo will be the ash produced. If you will use 100 kg of bamboo biomass, then you will get only 4 or 3 kg of ash, and the calorific value is same, or sometimes it is even more. So that's why it is affordable and clean energy developer. Then goal number 11 will be achieved with the help of the bamboo, that is sustainable cities and communities, flexible, durable and inexpensive housing construction material. You might हम सब लोग जानते हैं कि कच्छ में एक 15 साल पहले around 2001 there was a very big storm in Kutch and earthquake also, and that time so many people were homeless, and for them the bamboo bungas or bamboo houses were constructed by several people. Similar case happened in Ladakh few years ago. There was one earthquake, and due to which some schools were destroyed, and one of the bamboo pioneer worker or bamboo pioneer ready-made house builder from Assam, he took all his luggage in the big containers and went over there in Ladakh and constructed the schools and houses within 1 month only. It was a prefabricated house. So that kind of the thing is available with the help of the bamboo. So bamboo helps the sustainable cities as well as sustainable community development. Then goal number 12 is consumption and production. What is this responsible consumption and production? What does it mean, or what does it have the between the lines or between the words?
This responsible consumption and production is, it should minimally और कम से कम हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसको धक्का दे, मिनिमम धक्का। ये धक्का किससे मिलता है? ये ज्यादा से ज्यादा मिलता है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कर्ब वायु जो हमारी इसमें हम जब जलाते हैं, कुछ भी चीज जलती है तो उससे CO2 निकलता है और वो CO2 आसमान में जाता है और हमारा ओजोन लेयर जो है वो ओजोन लेयर थिन होते जा रहा है, एंड दैट शुड बी स्टॉप्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ रिस्पांसिबल कंजम्पशन मटेरियल, एंड फॉर दैट bamboo is the best material. So versatile, low carbon footprint, rapidly growing building material, alternative to slow regenerating forest timber, cement, plastic, matures within 3 to 7 years, rejuvenate immediately, and lasts still flowering around 30 to 40 years. Some varieties of bamboo flower after 100 years. And the speciality of bamboo is like this, that unless and until it will not flower, it will not get destroyed. Only thing is that every year we have to cut the mature stumps, and new stumps will be produced, and it will last for 30 to 40 years. So this is the way bamboo is responsible consumption के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद करता है और प्रोडक्शन भी करता है। गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। आप सब लोगों को, आपसे जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों को ये पता होगा कि बाम्बू इज C4 प्लांट। C4 माने जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घेता है, ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है। लेकिन कई जगह आजकल ये चालू हो गया है कि रात में कार्बन ऑक्सीजन देने वाली कौन सी वनस्पति है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी वनस्पति दिन रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और ऑक्सीजन, ये जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन रात में सिर्फ रेस्पिरेशन चलता है। रेस्पिरेशन दिन रात चलता है और रात में जो है सिर्फ रेस्पिरेशन चलता है। उस समय अपना वनस्पति का या प्लांट का जो अन्न तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो बंद होती है। फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं वो बंद हो जाता है, क्योंकि फोटोन मीन्स लाइट। जब लाइट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये जो करने वाली चीज है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ने का, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेने का, ये जो सभी चीजें हैं ये क्लाइमेट एक्शन में आ जाती है। और हाई रेट ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन फॉर मिटिगेशन। सिक्विस्ट्रेशन यानी लेवलिंग करना, एडजस्ट करना, मिटिगेशन यानी भी सेम थिंग है। तो ये सब कुछ होते हुए बाम्बू जब लगाते हैं हम लोग और बाम्बू की चीजें जो यूज करते हैं, समझो एक हमने बाम्बू काट दिया और मेरा टेबल कर दिया, मेरा टेबल भी बाम्बू का ही है, तो बाम्बू का टेबल बना दिया तो वो उसका लाइफ हो गया 30 इयर्स का या 20 इयर्स का। तो 20 इयर्स तक उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गया है वो अंदर रह गया। दैट मीन्स आई हैव रिड्यूस्ड बाय यूजिंग माय बाम्बू टेबल फॉर 30 years, that much quantity of carbon dioxide is fixed in my bamboo table. This is the way it is, it takes care that the carbon dioxide is fixed in bamboo and bamboo parts, and that's why it is useful for the climate action or the carbon sequestration. The total biomass in the form of leaves provides protection to the soil through the soil mulch. आप सब लोग कभी बाम्बू के पास गए तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि बहुत सारी जो लीव्स है वो लीव जमीन पर गिरती है, और वो जो जमीन पर गिरने वाली जो लीव्स है वो लीव्स बाद में सड़ जाती है, उसका फर्टिलाइजर में, मैन्योर में कन्वर्शन होता है और वही अपनी जमीन को सुधार देती है। जितना ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सी भी झाड़ ने लिया उतना ही ऑर्गेनिक मटेरियल दोबारा वो वापस दे देती है। So it is useful for the improvisation of soil. At the same time, mulch होने की वजह से और उसमें मॉइस्चर पकड़ने की ताकत होने की वजह से जब हवा आती है तो वो मल्च उड़ नहीं आता है। अदरवाइज क्या होता है, जो हवा आती है बाकी जगह वो उसमें उसके ऊपर जो ड्राई मटेरियल है वो उड़ जाता है, जमीन भी गर्म हो जाती है और उसका भी जो फाइन पार्टिकल्स है वो भी चले जाते हैं। दैट इज अ विंड इरोजन ऑफ द सॉइल। वो सब कुछ जो बाम्बू है वो थाम लेता है, बंद कर देता है। एट द सेम टाइम
जो कुछ पानी गिरता है इसका पर्जन्य का, वो सभी पानी बांबू अपने ऊपर झेलता है और स्लो इसका स्पीड कम कर देता है और स्लोली इट इज गोइंग इन दिस सॉइल एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जो आज पानी बोरवेल से पीते हैं वो कई जगह 200 साल का 300 साल का पुराना हुआ जो भंडार है अंडर दी अपना जो जमीन के नीचे उसमें से हम लेते हैं, लेकिन वो रिप्लेनिश करना चाहिए ना। तो ये रिप्लेनिश करने के लिए भी bamboo is a very important plant and that's why it is important for the climate action. Next please. गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड। ये क्या करती है? डेंस रूट सिस्टम नेचुरली प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरिंग एरोडेड लैंड एंड डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स, habitat for various species of the wild forest animals, some of which severely endangered, keep soil moist and allows the grasses to grow, which provides the fodder to animals and the shelter for the local fauna. So this is most important and जैसा ग्रास कवर आ जाएगा तो आपको मालूम है कई सारी और भी वनस्पति आ जाएगी। तो ये जो एनवायरमेंटल बैलेंस है, बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस है, वो बैलेंस संभालने के लिए भी हमें बाम्बू इज मोर यूजफुल एंड दैट्स व्हाई इट इज लाइफ ऑन लैंड जो है उसके लिए भी वो सस्टेनेबल गोल में मदद करता है। एंड 17th इज द पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स, availability across the tropical world naturally prompting south-south as well as a trilateral cooperation initiatives, that is the Sino, Dutch, East African and so many others, like say India has China has the collaboration with several countries, India also have the collaboration with several countries. So all जो चीजें हैं ये सभी चीजों के लिए ये पार्टनरशिप के हिसाब से काम करता है। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करने के लिए अपने को बांबू की जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, now we will think in some different angle again. Now till this time we have thought about the sustainability goals achievement. Now another aspect which is coming, which actually this is not a new aspect for Indians, but earlier days it was whatever is in India is a bullshit. It was a tendency. Now people have started understanding what India, why India was correct. That I am going to explain in some next few slides. But here the circular economy and environmental protection, that is the most important thing now. So instead use and throw practice, recycling should be a common practice to save the environment and also reduce the cost of production. That is most important thing. जैसा हम देखते हैं शुगर केन इंडस्ट्री में, originally sugar was the major product and the remaining were the byproducts. But now sugar has become the byproduct and industrial alcohol or the fertilizer production, or cogeneration, these are the main products. So like that in case of bamboo, it is the same case that it will reduce the cost of production if we will recycle whatever waste is there. The principle of reduction of use of natural resources and reuse of the so-called waste reduces the pollution of all kinds, reduce the CO2 emission and give boost to the economy. Saving always saved the nation. Some 10-15 years ago there was बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी दुनिया भर में, जिसको मंदी बोलते हैं, ये आ गई थी और उसी समय many countries got bankrupted, but India survived, and it was only because Indian people have the tendency of saving, and that this saving is also done by the utilization of 100% bamboo. Zero emission of gas or waste is the bottom line principle. This is also important for the circular economy. A circular economy is one that exchanges the typical cycle of make, use and dispose in favor of much reuse and recycling as possible. Recycling अपने को मालूम है, हमारी चप्पल टूट जाती है तो हम फेंक नहीं देते हैं, चमार के पास जाते हैं और रिपेयर करके यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक चीज होती है, कपड़ा होता है तो कपड़ा फट गया
तो हम फेंक नहीं देते हैं, पहले उसका दूसरा कोई उपयोग ढूंढ लेते हैं और उसका यूज करते हैं. वी आर द पीपल हु आर यूजिंग रिसाइकलिंग इन दैट इज इन अवर ब्लड. So we have to think about the recycling in all the cases, and bamboo is the best thing, and this is included in this circular economy. Extending the life of the products and materials prevents the overgeneration of waste and recovers the full value of products. ये जो अमेरिकन इकोनॉमी और वेस्टर्नाइज्ड इकोनॉमी है, यूज एंड थ्रो, ये थ्रो होते 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 ऐसा पाइलिंग हो गया. एक एक महीना पहले मैं एक पढ़ रहा था, कैलिफोर्निया में एक जगह एक आदमी ने एक अनोखी चीज करना चालू कर दिया बाम्बू से. चॉपस्टिक, उधर चाइनीज रेस्टोरेंट्स बहुत है और कई सारे लोग चॉपस्टिक्स यूज करते हैं. तो उसने सभी जो रेस्टोरेंट है, सभी जो होटल्स है, उनको थैली दी और उनको बोला कि तुम्हारे जो चॉपस्टिक्स है वो इधर उधर मत फेंको, हमें दे दो. और उसका उसने रिसाइकलिंग करना चालू कर दिया. और वो रिसाइकलिंग उसने किया, स्टार्ट किया तो खुद के लिए स्टार्ट किया, लेकिन होते होते उसका बिग इंडस्ट्री हो गया. So recycling of the material is most important thing, and that can be achieved through bamboo. So extending the life of products and materials prevents the overgeneration of waste and recovers the full value of products. This would create new business opportunities and revenue streams, while minimizing the environmental impact of mining, resource extraction, refining, and manufacturing. All these will get reduced, and there will be some changes in that. So this is the picture, or this is the graphic presentation for this recycling. Left side को जो है वो westernized economy है, take, make, use, dispose and pollute, everything to be thrown. एक कैलिफोर्निया की ही स्टोरी थी, मैं ज्यादा अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या क्या नहीं, फ्रीज भी उधर फेंक देते हैं, एयर कंडीशनर भी फेंक देते हैं, ऐसी भी चीज होती है. तो इनकी वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो जाता है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बाम्बू की यूज से और बाकी सभी यूज से भी, बाम्बू विल बी द गुड एग्जांपल दैट वी विल मेक, वी विल यूज, वी विल रीयूज, वी विल रीमेक, वी विल रिसाइकल एंड अगेन वी विल मेक. So it will be a continuous cycle, and that's why it is called as circular economy. Next please. Now again go back to sustainability, but this is in Indian context. Indian philosophy taught us sustainability. ये तो हमें निरंतर चलने वाली बात है. हमारे यहाँ एक कहा, ये संस्कृत में जो बहुत सारा जो लिटरेचर है उसमें एक लिखा हुआ है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा हमेशा जिंदा रहता है. ओनली क्या करता है, गीता में तो लिखा है एक का कपड़ा छोड़ के दूसरे के शरीर में जाने का, ये आत्मा का धर्म है. और सस्टेनेबिलिटी वही है, वो आत्मा जो है वो सस्टेनेबिलिटी कहना चाहिए, वो सस्टेनेबिलिटी वही होती है. टेक केयर ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये अपने को देगी. इसके लिए बहुत सारे मंत्राज है, स्ट्रैंजाज है, सूक्ताज है, बहुत सारी चीजें हैं संस्कृत में. एक बहुत बड़ा अपने पास जो आया हुआ है, हम क्या बोलते हैं, हम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके क्या बोलते हैं कि पृथ्वी, ए माता पृथ्वी, हम आपके पुत्र है, पुत्रो हम बहुश्याम, हम आपके पुत्र है. इसका मतलब है हम नेक्स्ट जनरेशन है उनकी. तो ये नेक्स्ट जनरेशन जो है, पहली जनरेशन जो है वो पहली जनरेशन दूसरे के लिए, उसके आगे के लिए, उसके आगे के लिए चलाती है. हमारे यहाँ कई संस्कृत वर्ड्स है, कई संस्कृत जो स्तोत्राज है, उसमें एक है काले वर्षितु पर्जन्या पृथ्वी सस्यशालिनी. काले वर्षितु पर्जन्या, ये जो बारिश आती है वो बारिश हमेशा टाइम पर आए, इसके लिए हम भगवान का ध्यान करते हैं. और दूसरा क्या बोलते हैं, पृथ्वी सस्यशालिनी, हमारी जो धरती है वो हरी भरी रहे, वो बहुत फूले फले, हमें बहुत सारा अनाज दे या फल दे, ऐसी जो हम मांग करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं. ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना करने का मतलब क्या है कि हमने इकोलॉजी समझनी चाहिए. हम इकोलॉजी का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए. कई सारे स्टैंजा, कई सारे स्तोत्राज है, पृथ्वी स्तोत्र है, पर्जन्य स्तोत्र है, सब में ये सब कुछ अच्छी तरह से दिया गया है. जो डेली प्रेयर्स है हमारे, वो उसमें भी है. हम जो एक बोलते हैं, एक लास्ट में मैं यूज करने वाला हूँ, लेकिन पहले ही उसके बारे में बोलता हूँ. सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया. ये जो चीज है, ये सभी चीजें
हमारी संस्कृति में पहले से ही आई है, हमें सिखाई गई है. ओनली थिंग इज दैट नाउ वी आर लर्निंग फ्रॉम द वेस्टर्नर्स न्यूली, बट इट इज द सेम थिंग. लेकिन हमें ये सीखने की जरूरत है. कई चीजें हमने हमारे शरीर में या हमारे बिहेवियर में बहुत घटिया टाइप के कई चीजें हमने अपनाई है, वो छोड़नी चाहिए. जिसकी वजह से ये कोरोना के टाइम में हमें आप हमेशा रोज लोगों को कहना पड़ता है कि भैया मास्क पहनो, हाथ धो लो. लेकिन एक अच्छी चीज जो है भारतीय संस्कृति में, हम नमस्कार करते हैं. नमस्कार करने का प्रतीक क्या है? दो चीजें हैं. हम हाथ में हाथ नहीं मिलाते हैं बिकॉज देयर शुड नॉट बी ट्रांसमिशन. लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी बोलते हैं कि नमस्कार करते हैं तो आपका आदर करते हैं. आपका आदर करना है, इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना है. ये सस्टेनेबिलिटी हर जगह निरंतर है. मैत्री निरंतर, जो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो बढ़नी चाहिए. हर जगह सस्टेनेबिलिटी है. चाणक्य जो ये थे, आप सब लोगों ने चाणक्य करके सीरियल है वो पढ़ी होगी. लेकिन कौटिल्य, उसका एक्चुअल नाम था कौटिल्य, और उसने अर्थशास्त्र करके एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा है. ये ग्रंथ में उसने बहुत सारी जो इसके इकोनॉमिक्स के जो फिलॉसफी दी है, उसमें एक सबसे ज्यादा फिलॉसफी एक भी दी है, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. जो आदमी पेड़ काटेगा, अनावश्यक पेड़ काटेगा, उसके लिए फाइन की तरतूद कौटिल्य टाइप से है. कौटिल्य was in 5th or 6th century of after the AD. So from that time we are learning all these things. Only in between for last some 100 years we have lost all this धरोहर. तो हमें ये दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ेगा. छत्रपति शिवाजी महाराज has also given orders for conserving the nature. उन्होंने हमेशा बोला है, जब आपकी सेना, उनके सेना जब जाती थी तो उन्होंने लिख के रखा है कि कहीं जब आप जाओगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आदमी ने जो ये है किसान है, उसने जो लगाया हुआ जो खेत है उसको डिस्टर्ब नहीं करने का है, झाड़ नहीं काटने का है. ये सब कुछ लिखा है और उसके लिए पनिशमेंट भी दिया है. सो सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इजी. नेक्स्ट प्लीज. नाउ what is the Indian scenario? Just as I have explained earlier, the recycling is our practice. We can, अभी ये practicality देखते हैं आज के जमाने में. We can convert the bio waste into energy. आजकल हम हर साल में around April and May we experience, especially the people in Delhi experience, smokes are there in the atmosphere, और उसकी वजह से कई लोगों को कई प्रकार की ये होते हैं, डिसीजेस होते हैं. वो किसके लिए होते हैं? वो हरियाणा और पंजाब में जो बर्निंग होता है, ये जो राइस स्ट्रॉ और व्हीट स्ट्रॉ होता है उसका बर्निंग होता है, उसकी वजह से होता है. लेकिन वी कैन रिसाइकल दैट, वी कैन हैव द बायो एनर्जी प्लांट्स. सो ये जो किसान है उसके जो ट्रैक्टर्स है वो ही उसके ही जो सीएनजी चल लगेगा उस पर ही चला सकते हैं. सो दिस इज द रिसाइकलिंग. और इसमें बायोमास जो है, वो बायोमास देने वाला सबसे ज्यादा जो चीज है दैट इज बैम्बू. Old paper can be converted for reusable packing material, and so-called waste can be reused again and again, or are allowed to decay and composted, which will be good for maintaining soil health. Bamboo is the best example. Bamboo का क्या होता है समझो. I am giving you two specific examples so that you can understand this. मेन बाम्बू प्रोडक्ट जो है वो अगरबत्ती समझो, ले लो. अगरबत्ती इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ अगरबत्ती स्टिक्स. सो अगरबत्ती जो है वो 10 to 15% ओनली रिकवरी रेट है. 100 kg हमने बाम्बू लिया तो उसमें 15% मिलता है या 10% मिलता है. सो 85% या 90% ये वेस्ट होता है सो कॉल्ड. लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है. उससे पार्टिकल बोर्ड बनता है, उसको चारकोल बनता है, एक्टिवेटेड कार्बन बनता है, विनेगर बनता है, सो मेनी चीजें, इथेनॉल बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, बायो सीएनजी बनता है. तो इसके लिए हम यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर यूजिंग फॉर दिस सस्टेनेबिलिटी. Hence, the segregate the so-called domestic or industrial waste and use the technology to reuse of it. Apply our advanced knowledge of designing, composting and reuse.
carbon sequestration will be most advantageous impact of this. Next please. बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है, इसकी वजह से मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा नहीं देता हूं, सिर्फ एक चीज बताता हूं, वेस्ट फॉर ईटीपी वाटर for greening India, that is to be used. I always used it for greening all the landscapes which I have developed. Now we will go to bamboo directly. Presence in tropical and subtropical world. Next please, next slide please. Next please. नहीं, और एक आगे. हाँ, ये आप देखोगे तो दुनिया का नक्शा है, और ये नक्शे में आपको लगेगा विषुववृत्त जो है, वे विषुववृत्त के आगे ऊपर और नीचे सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही बांबू का एग्जिस्टेंस है, एंड ग्रासेस आर मोर इन ऑल दीज एरियाज. बांबू इज अ ग्रास, सो दिस इज अवेलेबल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज और सब ट्रॉपिकल वर्ल्ड. So that is the importance of the bamboo. Indian bamboo and its speciality is most of the Indian bamboos are clumping type of the bamboos, not the running type of the bamboos, which I am going to explain in next slide. So bamboo is the ideal plant. No. Earlier, please. Still earlier. और एक. हाँ. So bamboo is the ideal plantation for climate mitigation and sustainable development together, which I have explained on large way. Bamboo in forests and cultivated bamboo. Bamboo is available in forests, but at the same time we should cultivate the bamboo. And whenever we will cultivate the bamboo, we will produce the quality bamboo, which will be utilized by the industry. Central India and Central Indian जो states है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये दोनों states मिला के almost around 25% of the bamboo need is fulfilled of India. So we have to think on it. Larger and larger areas are coming under bamboo, which will provide the availability of this raw material for the industrial growth, and we have to concentrate now for the industries. Bamboo as an industrial crop substitute to wood. Bamboo industry in India बहुत सारी बड़ी है. कैसी बड़ी है थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं, ज्यादा नहीं बता सकता है. सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं. जो अगरबत्ती स्टिक्स का जो बिजनेस है, उसमें 65,000 tons of agarbatti sticks are required in India every year, but out of which only 15,000 tons are produced in India at present. Remaining is imported from China and Vietnam. Just देखो भैया, हम हमारे भगवान के लिए अगरबत्ती जलाते हैं और उसके लिए चाइना से आने वाली लकड़ी लेते हैं. क्यों नहीं? हमारे पास इतना बड़ा बांबू पड़ा है, क्यों नहीं हम हमारी इंडस्ट्री बनाएंगे? ये बना सकते हैं, रिसाइकलिंग यूज करेंगे तो ये भी बना सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. ये जो है, इसमें लेफ्ट साइड को जो दिया है, दैट इज अ रनिंग का टाइप ऑफ द बांबू. इसका आप देखोगे तो नीचे जो पड़ा हुआ जो बम्बू है हॉरिजॉन्टली गिरा हुआ, उसमें से 2-3 जगह इमर्जिंग कल्म्स आए हैं. और जो दूसरा जो दिखाया है राइट हैंड साइड को, उसको बोलते हैं क्लम्पिंग टाइप ऑफ द बैम्बू. उसमें देखो एक ही बड़ा वाला राइजोम है और उसके ऊपर से नए शूट्स आ रहे हैं. इट विल नॉट स्प्रेड, इट विल नॉट रन लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लम्पिंग, जिसको मराठी में हम बेट कहते हैं. वो उसी तरह से बढ़ता है. नेक्स्ट प्लीज. ये जो फिगर है, ये जो मेरे जो ताइवान में चाइना में जो गुरु हैं डॉक्टर शू, उन्होंने बनाया हुआ ये जो फिगर है वो है. इसमें उन्होंने दिखाया है हर जगह कौन सा भी पार्ट ऐसा नहीं है बांबू का कि जो वेस्ट होता है. हर एक जगह का हर एक पार्ट का यूटिलाइजेशन होता है. इसीलिए हम आज की तारीख में बांबू को, नारियल के बाद हम बांबू को भी कल्पवृक्ष बोल सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. बांबू के क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स हैं एंड प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो भी देखेंगे. एज ए थंब रूल, कन्वर्शन रेट ऑफ रेशियो ऑफ बांबू टू मेन प्रोडक्ट इज, जैसे मैंने बताया अभी अगरबत्ती स्टिक के बारे में,
12 से 25% तक कन्वर्शन होता है। जो हमारी जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है, उसमें 25% तक कन्वर्शन होता है। जैसे 100 केजी हमने यूज़ किया तो 25 केजी उसमें से यूज़ होता है। बाकी जो है उसका भूसा है, उसके छिलके हैं, ये सब कुछ है, इसका दूसरी जगह काम आता है। और वो किसमें काम आता है? बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। प्लाईबोर्ड बनाते हैं, पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं, जैसे मैंने अर्लियर बताया कि चारकोल बनाते हैं, बायोचार बनाते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन बनाते हैं, विनेगार बनाते हैं। Activated carbon further can be used in the cosmetic industry. Vinegar also can be used in several industries. फूड इंडस्ट्री से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री तक सब जगह, या क्लीनिंग इंडस्ट्री तक सब जगह यूज होता है। तो ये ध्यान में रख के अपने को प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स बनाने। मैंने अगरबत्ती स्टिक का तो ये दिया आपको। इसके बाद में है, भारत में जो बाम्बू का फर्नीचर बनता है, इट इज वर्थ ऑफ 4000 करोर्स। लेकिन इसके लिए 10,000 करोड़ के तक जाने के लिए चांसेस है। कैसे चांसेस है? अभी देखो, आइकिया इंडिया में आ गया है। आइकिया हैज ओपनली आस्क्ड that you provide, as per our design, you provide the bamboo furniture, we will buy it. So lot of things are available over there. और जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बाम्बू का फर्नीचर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो वेस्ट निकलेगा तो वेस्ट का ऊपर आधारित जो इंडस्ट्रीज है वो भी बढ़ती जाएगी, और बाम्बू विल गिव अस अ गुड एक्सचेकर फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। NTPC cement industries need coal in thousands of tons. NTPC in Assam and Northeast have now had one good contract with the Assam government and Meghalaya government for 4,000 acres of the bamboo cultivation, and that they are going to utilize for the NTPC in the form of the green coal, that is without burning। उसका ये सॉडस्ट बनाओ, सॉडस्ट से उसका ब्रिकेट्स बनाओ, और वो ब्रिकेट्स ये एनटीपीसी के बर्निंग के लिए यूज हो जाएगा। दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द कोल एश का जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत कम हो जाएगा, और एट द सेम टाइम कैलोरीफिक वैल्यू विल बी द सेम। छोटी मोटी जो सभी फाउंड्रीज है उसमें हम बाम्बू का ये व्हाइट कोल यूज कर सकते हैं। Tremendous quantity of white coal is needed in Indian industrial development. Other major industries like plywood, lumber or veneers production will require huge quantity of bamboo, which will replace the ply or other products replaced from the produced from the wood. जैसा हम लकड़ी काटते हैं, ये हरियाणा और पंजाब में जो हमारे जो खेत है, वो खेतों के ऊपर ये लगाया हुआ है कि पॉपुलर के ट्रीज लगाते हैं, नीलगिरी के ट्रीज लगाते हैं, उसके प्लाईवुड में उसका कन्वर्शन करते हैं। लॉट ऑफ ट्रीज आर कट एंड यूज्ड, बट इट इज नॉट नेसेसरी। लेट देम ग्रो देयर ओन वे। बाम्बू कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्लाईवुड मेकिंग, बाम्बू कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द लंबर मेकिंग। लंबर इन्हें मराठी में बोलते हैं तुड़ई। तो उससे विनियर निकलता है, उससे फ्लोरिंग के पट्टी भी निकलती है। सो मेनी थिंग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम दैट। देन वो जो इसको जो मैट है, जो मैट के साथ भी हम प्लाई यूज कर सकते हैं, मैट के यूज करके। सो ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें हमें प्लाईवुड से लेके विनियर, लंबर, ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन बाय द बाम्बू, एंड दैट विल बी द रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ वुड। इतना हमारा जंगल बचेगा, इतना हमारा क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट होगा, इतना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन का परसेंटेज कम हो जाएगा, इतनी हमारे यहाँ जो जमीन जो गर्म होती है, धरती जो गर्म होती है वो कम हो जाएगी, इतना जो है, इतना हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल गोल विद द हेल्प ऑफ द बैम्बू। और bamboo is the fastest growing plant in the world. That's why it develops, it forms within 3 years. आपने एक टीक का प्लांट लगाया तो वो काटने के लिए आपको 12 साल लगता है, 10 साल लगता है, 15 साल लगता है। लेकिन बाम्बू के लिए 3rd ईयर में जो बाम्बू तैयार होता है उसमें उतना ही काटो, 1/3, 2/3 वैसे रहने दो, और हर साल काटते जाओ। तो निरंतर काटते जाओ,
निरंतर मिलेगा और सस्टेनेबली मिलेगा। सो ये है बाम्बू की करामत। नेक्स्ट प्लीज। अभी और भी कई चीजें हैं जो बाम्बू और ह्यूमन बीइंग्स के लिए है। जो हमने सस्टेनेबल्स गोल देखे हैं, उसमें जो कई चीजें हमने देखी है, उसको कैसे फुलफिल होता है बाम्बू से, वो भी देखिए। बाम्बू प्रोवाइड्स 80 मिलियन पीपल जॉब्स throughout the world. This has been quoted by Dr. Abdul Kalam, our ex-president, late Abdul Kalam, while inaugurating the first national bamboo mission in 2006. He opined that we can create 80 million jobs. At the same time, we can understand that 1,000 million people live in bamboo houses. At the same time, some 1,000 million people use bamboo in one form or other. Excellent replacement of wood. It protects the forest. Tensile strength of bamboo is superior to steel, hence can be used in construction in place of steel. Instead of RCC, we can say जो reinforced concrete होता है, उसमें हम स्टील की जगह बाम्बू यूज कर सकते हैं, बाम्बू की स्टिक्स यूज कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर वाकचौरेकर के संगमनेर के हैं, वो तो यूज करते हैं, उन्होंने वो दिखाया है कि कैसे यूज करना है। Produces biomass which can be used in various ways, as I have explained earlier. So almost all types of the wastelands are suitable for bamboo cultivation. Without losing arable land, it will boost the economy of the country, improve the carbon sequestration, and provide the employment for the sustainable population, a substantial population. Now, I am going faster. Where bamboo can be planted, it should not be planted on the regular arable or say the agricultural lands. It should be planted on these kind of the wastelands. Next please. ये भी देखो, ये जो दोनों चीजें, ये जो पहला जो आपने फोटोग्राफ देखे, these are near पुणे. ये जो सेकंड जो फोटोग्राफ देखे, these are in the various areas of the मराठवाड़ा region, where बारिश बहुत आता है, पानी जमा होता है, पानी बह जाता है, और बाद में क्या जो हो जाता है, तो पूरा सूखा हुआ मैदान हो जाता है। तो ये सब मैदान जो है, इसमें हम झाड़, बाम्बू, लोकल ट्री और घास लगाएंगे, तो इससे, इसकी वजह से अच्छी तरह से पानी का जो इवेपोरेशन लॉसेस है, वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये भी चीजें, ये जो चारों फोटोग्राफ है, इसमें से पहले जो 3 फोटोग्राफ है, ये नियर बीड ये फोटोग्राफ निकाले हुए हैं। और यहाँ देखो, ये जो पूरा का पूरा जो ड्राई लैंड है, ये हरा भरा बना सकते हैं। 1 2 3 उसमें जो पेड़ है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, अरे यार कितना अच्छा लगता है, ये पूरा हरा हो गया, ग्रीन हो गया, तो कितना बढ़िया दिखेगा। लेकिन नॉट ओनली बढ़िया दिखेगा, इट विल कंजर्व द वाटर, it will conserve the soil, it will sustain the climate, and automatically the cycle of the recycling of the water, recycling of the soil, recycling of the biomass, everything will get started. Or if somebody does some efforts, it gives the results. This is very near to one of the small rivers near Beed, where bamboos are planted by that man some 10 years ago, and now still the bamboos are growing very well. People are using those bamboos. So this can be done in case of bamboo. Next please. These are the various products from various countries. It may be having some domestic products like say जिसको हम विनोअर बोलते हैं या सूप बोलते हैं, जिसके साथ हम अनाज को साफ सुथरा करते हैं, उससे लेके कंप्यूटर तक, everything is possible with the help of the bamboo. On the left side down corner, there are some 2 utensils which can be produced from the sawdust of bamboo, which will be used and thrown, or it can be used for 10 times and then thrown. Next please. This is the plywood and lumber. This can be produced from bamboo. These are the actual photographs taken by me in one of the Chinese industries in Anji County. Next please. These are again some products. On the right hand corner, I have especially given it, and these are the table, I mean the benches of the school, and टेबल कुर्सी है, जो अलमारी जो बनाई है, ये सभी जो है, ये गुजरात के जो डांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के वनवासी लोगों ने बनाई हुई है। तो ये बना सकते हैं, कौन सा भी आदमी सीख सकता है, और ये बाकी सब चीजें आपको मालूम है, लेकिन ये
अनेक अलग अलग देश की चीजें हैं, मैंने पर्पजली इसको इकट्ठा करके रखा है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो बाम्बू का घर है, ये जो सिंपल घर है, हमारा जो किसान है, हमारा जो मजदूर है, उसका जो फार्म पर जो घर होता है, ये ऐसा बना सकते हैं। या आज का जो नए जमाने का जो रिसॉर्ट है, उसमें यह बाम्बू के रिसॉर्ट बना सकते हैं। ये बाम्बू के रिसॉर्ट के लिए प्रीमियम पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी और कुछ चीजें हैं। ये तो लेफ्ट को कई लोगों को अच्छा लगेगा, बियर अच्छी बनती है बाम्बू के लीव्स से। But at the same time, right hand side, there are so many cosmetics and so many things are produced from bamboo waste. So, with this, I conclude. Let's cultivate, produce and utilize bamboo products, bamboo and bamboo products, which will lead us to follow the Vedic chants in true sense, which will be the sustainable development. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाम्बू जिसके बारे में सदियों से हमें पता है, मानव समाज को बाम्बू की विशेषताएं सदियों से पता थी, लेकिन यही बाम्बू आज दुर्लक्षित हो गया है। लेकिन इस करामाती बाम्बू की खासियत जिस तरह से आपने हमें समझाई है, इसे समझकर इसे हमारे जीवन शैली का हिस्सा बना दे। अगर हम इसको हमारे जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो हम इस सृष्टि के संहार का जो क्रूर कृत्य हो रहा है, इसे अपने हाथों से होने से बच सकते हैं और इस सृष्टि के संहार को भी बचा सकते हैं। एक शाश्वत जीवन शैली की ओर फिर से हम कदम बढ़ा सकते हैं बाम्बू का हाथ थामकर। डॉक्टर बेड़ेकर जी ने जो आज हमें मार्गदर्शन किया है, यकीनन इससे बाम्बू के प्रति हमारा ज्ञान, हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक बनी हैं और इसीलिए आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और आगे भी हम इसी तरह से अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से कुछ ठोस कार्यक्रम चलाए, जिससे बाम्बू के प्रति न केवल अवेयरनेस बल्कि बाम्बू की उपज, बाम्बू का कल्टीवेशन और इस सारे मामले में कुछ सकारात्मकता के साथ कुछ उपक्रमों की शुरुआत हो। आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि आपके साथ आगे हम बढ़ते रहे और आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपके साथ हमारा संवाद इसी तरह बना रहे। मैं आज जितने भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन्हें अगर आपसे कोई चर्चा करनी है, उनके कोई सवाल हो जो आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर से अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं।